आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव शामिल हो। डेरिवेटिव इसको बोलते हैं, dy dx को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, dy dx को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y dx स्क्वायर को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको y डैश भी लिखते हैं, इसको y1 भी लिखते हैं, इसको y डबल डैश भी लिखते हैं, y2 भी लिखते हैं। उसी ढंग से अगर d3y dx स्क्वायर हो जाएगा, d3y dx क्यूब होगा, इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव y ट्रिपल डैश या y2। इसी तरह ऊपर नीचे 4 होगा तो फोर्थ ऑर्डर का हो जाएगा। लिखने का अलग अलग तरीका है। मतलब किसी भी डिफरेंशियल, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव इज सेड टू बी डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव शामिल होगा उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब इसमें दो चीज मेन है जिसमें जो जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ऑब्जेक्टिव या सीबीएसई में फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आता है। एक नंबर बिहार बोर्ड में ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर क्वेश्चन, ऑर्डर एंड डिग्री। जैसे मान लो कि ऐसा दिया हुआ है d2y dx स्क्वायर, यहां xy है प्लस dy dx इसका पावर 7 प्लस 8y इक्वल्स टू 0। देखो यहां पर है सेकेंड ऑर्डर का, यहां है फर्स्ट ऑर्डर का। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जिसका ऑर्डर ज्यादा होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब यहां पर ये फर्स्ट ऑर्डर का है, यहां सेकेंड ऑर्डर का, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? जो सबसे ज्यादा ऑर्डर का होगा, यहां ऑर्डर 1 है, यहां ऑर्डर 2 है, सबसे ज्यादा कौन है? 2 वाला, इसलिए ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। और जिससे ऑर्डर निकालते हैं, जिससे ऑर्डर निकालेंगे उसी के पावर को डिग्री बोलते हैं। डिग्री का मतलब हुआ कि जिससे ऑर्डर निकालेंगे उसी के पावर को डिग्री बोलते हैं। चलो जरा दूसरा देखते हैं। जैसे यहां दिया हुआ है d2y dx स्क्वायर, इसका पावर 6 प्लस dy dx इसका पावर 7 प्लस 7y इक्वल्स टू 0। इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, ज्यादा कौन है? 2, इसलिए इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। और डिग्री हो जाएगा जिससे ऑर्डर निकालेंगे, जिससे ऑर्डर निकालेंगे वही उसका। फिर से देखो, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है और इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 है। तो जिससे ज्यादा, जो ज्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, इसका 2 है, इसका 1 है, तो ऑर्डर 2 होगा। और जिससे ऑर्डर निकालेंगे, जिससे ऑर्डर निकालेंगे उसी के पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। इसी को ऑर्डर और डिग्री बोलते हैं। कभी कभी किसी क्वेश्चन में इसमें डिग्री कितना हो जाएगा? इसका डिग्री 1 हो जाएगा। कभी कभी किसी क्वेश्चन में सिर्फ ऑर्डर निकालना होता है, किसी किसी क्वेश्चन में सिर्फ डिग्री निकालना होता है, और किसी किसी क्वेश्चन में ऑर्डर और डिग्री दोनों निकालना होता है। और भी बहुत क्वेश्चन है जिसका प्रैक्टिस कर सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो ये पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन है 2 dy dx होल स्क्वायर प्लस 9y इक्वल्स टू sin x। बस सिर्फ देखना है, जितना भी डेरिवेटिव होगा सबका ऑर्डर चेक करना है, जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा उसी को काउंट करना है। उससे उनको ऑर्डर मालूम हो जाएगा और उसका जो पावर होगा वही उस डिग्री को इंडिकेट करता है, वही डिग्री को
इंडिकेट करता है। जैसे एक क्वेश्चन है 1 प्लस dy dx 1 प्लस dy dx इसका होल क्यूब इक्वल्स 4 इंटू d3y 4 इंटू d3y dx क्यूब d3y dx क्यूब। अब इसका देखो भले ही पावर 3 है, इसको ब्रेक करेंगे तो dy dx का होल क्यूब आएगा, लेकिन इसका ऑर्डर पावर क्यू से चेंज नहीं होता है, तो यहां पर ये ऑर्डर 1 ही काउंट हो। यहां ऑर्डर 3 है, तो ऑर्डर 3 है और इसका ऑर्डर 1 है। याद रखना होल क्यू का मतलब dy dx का, अगर इसको ब्रेक करते हैं तो dy dx का होल क्यू आएगा। ठीक है, लेकिन इसका डिग्री ज्यादा है, इसलिए इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री 3 होगा और ऑर्डर 1 होगा। कितना होगा, इसका डिग्री 3 और ऑर्डर 1। अब इसका एक शब्द है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है, जैसे dy प्लस डी पी वाई इक्वल्स टू क्यू, यही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है। इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि इसका ऑर्डर भी लीनियर मतलब होता है 1, रैखिक मतलब जिसका पावर 1 हो, जिसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है, उसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो इसके फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म dy ds प्लस py इक्वल्स टू q, इस फॉर्म में ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, जिसमें p क्या है, p और q दोनों कांस्टेंट हो सकता है या फंक्शंस ऑफ x हो सकता है। p और q क्या होगा, या तो कांस्टेंट हो गया या फंक्शन ऑफ x। हो सकता है कि p कांस्टेंट हो, q फंक्शन ऑफ x हो सकता है q कांस्टेंट हो, p फंक्शन ऑफ x हो, ऐसा हो सकता है कि p और q दोनों कांस्टेंट हो। क्या हो, p और q दोनों कांस्टेंट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि p और q दोनों फंक्शन ऑफ x हो। मतलब p और q या तो कांस्टेंट हो सकता है या फंक्शंस ऑफ x हो सकता है। अब इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ, और इसका जो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो उसमें प्लस c का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जो ऊपर e के पावर में इंटीग्रल निकालते हैं उसमें हम लोग प्लस c का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, e log x इक्वल्स टू x, इसको याद रखना होगा। इसका वैल्यू x होता है, जब भी इसके टर्म में आएगा, जैसे मान लो कि कहीं पर आ गया e2 log x, तो क्या लिख देंगे इसको, e log का x स्क्वायर, log x स्क्वायर, वैल्यू इसका x स्क्वायर है। मान लो कि e 1/2 log x आ गया, तो ये 1/2 को हटाना पड़ेगा यहाँ पर, e log रूट x। ठीक है, तो अब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके जो फॉर्म में आएगा
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और शॉर्ट टाइप में भी आते हैं। शॉर्ट टाइप में होगा तो 2 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव में होगा तो 1 नंबर का होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस किस ढंग का आ सकता है, कैसा कैसा क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। बस इसको याद रखना है कि e रेज़ टू द पावर log x जो होता है, e रेज़ टू द पावर log x, इसका वैल्यू x होता है। e रेज़ टू द पावर log x इक्वल्स टू x। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर हम। जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन है एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, जो बोर्ड में आ चुका है कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट है dy dx प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एक्स, dy dx प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एक्स। अब एक और क्वेश्चन है dy dx प्लस 2y इक्वल्स टू e3x। e3x। तीसरा क्वेश्चन है dy dx माइनस y साइन एक्स इक्वल्स टू cos x, माइनस y साइन एक्स इक्वल्स टू cos x, cot x। पहले इस 3 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें y का जो कोफिशिएंट, जिसमें dy dx का कोफिशिएंट 1 रहेगा, उस समय y का कोफिशिएंट p का वैल्यू होता है, और e राइट साइड वाला q का वैल्यू होगा। तो y का कोफिशिएंट 2 है, इसमें भी y का कोफिशिएंट 2 है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमको q की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इसमें दोनों क्वेश्चन में p का वैल्यू 2 दिया हुआ है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e होता है e रेज़ टू द पावर p dx, तो 2 dx, dx का वैल्यू x, e का पावर 2x। अब ये दोनों क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन के लिए e हो जाएगा, फर्स्ट और 2 के लिए। तीसरा में p कितना हो जाएगा, तीसरा का p हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e का पावर p dx, मतलब माइनस साइन एक्स इंटू dx। माइनस साइन एक्स का होता है साइन एक्स का माइनस cos x, मतलब e का पावर cos x। ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। एक क्वेश्चन और देखो, बात समझ में आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लूं। बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए q की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ p की जरूरत है, और p की सहायता से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा। हाँ, जिस समय e का पावर log x आएगा, जिस समय e का पावर log x आएगा, उस समय जो है सो उसको x लिखेंगे हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक है dy dx, dy dx प्लस 2y बाई x, टू वाई बाई एक्स। उसके बाद है 5x स्क्वायर। अब देखना है इसमें q का p का वैल्यू, pq का वैल्यू तो ये हो गया और q का वैल्यू हो गया। बस ध्यान यही देना है कि dy ds के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। अगर dy ds के साथ कुछ होगा
तो उसको हटाना पड़ेगा। dy dx के साथ कुछ होगा तो उसको हटाना पड़ेगा। तो dy dx प्लस 2y/x, इसमें p का सिर्फ p का वैल्यू मतलब क्या हुआ, p के वैल्यू का मतलब हुआ कि y छोड़ के जो बचता है, इस टर्म में y छोड़ के जो बचेगा वो क्या होगा, p का वैल्यू होगा। p इक्वल्स हो गया 2/x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स हो गया e⁻² इंटू 1/x इंटू dx। 1/x का होता है लॉगरिथम x। अब फिर वही बात है कि लॉगरिथम x के पहले 2 लगा हुआ है, तो लॉगरिथम का नियम होता है n log m। n ऊपर चला जाएगा। उसी तरह इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, e log x स्क्वायर। e log इसका वैल्यू हो गया x स्क्वायर, यही इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ताकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर बात करेंगे और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर भी बात करेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला पूछ लेगा तो क्या लिखेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है e⁻p dx। लेकिन फिर क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें फॉर्म दिया रहेगा कि इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म dy dx प्लस py इक्वल्स टू q, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e⁻ इंटीग्रल ऑफ p dx। अब मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकालना है, cos स्क्वायर x dy dx। cos स्क्वायर x dy dx मतलब dy dx के साथ कोफिशिएंट होगा तो कैसे बनेगा, dy dx के साथ कोई कोफिशिएंट होगा तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। क्वेश्चन है dy dx तो है, लेकिन यहां cos स्क्वायर x दिया हुआ है। cos स्क्वायर x है प्लस y इक्वल्स टू tan x। कभी कभी ये पूछता है, 2 नंबर में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। cos स्क्वायर x dy dx प्लस y इक्वल्स टू tan x। तो ई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में dy dx का कोई कोफिशिएंट नहीं होता है, तो इसका कोफिशिएंट नहीं होगा तो cos स्क्वायर x से इसको डिवाइड कर देंगे, लिखना होगा बस इस पोर्शन से दोनों साइड में डिवाइड करना होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos स्क्वायर x। तो क्या हो जाएगा, dy dx y अपॉन cos स्क्वायर x tan x अपॉन cos स्क्वायर x। इसको लिख सकते हैं dy dx प्लस sec स्क्वायर x इंटू वाई इक्वल्स टू tan x इंटू sec स्क्वायर x। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखना है कि इसमें p का वैल्यू क्या है। तो p का वैल्यू कैसे जज करते हैं, p के वैल्यू के लिए हम लोग y का कोफिशिएंट देखते हैं। तो y का कोफिशिएंट इस बार क्या है, sec स्क्वायर x, यानी y छोड़ के उस टर्म में जो बचता है वो sec स्क्वायर x है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e का पावर p dx मतलब sec स्क्वायर x इंटू dx, e का पावर tan x। और याद रखना sec स्क्वायर का तो tan होता है, e log x रहेगा तब इसका x होगा, इसका x नहीं होगा, e का पावर log x होगा तब उसका वैल्यू x होगा, नहीं तो वैल्यू उसी फॉर्म में आ जाएगा। जब तक उसका पावर लॉग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, कल हम जो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
कल हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करेंगे।